बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी एग्ज़ाम्स के हवाले से जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है उसमें ज़ाहिर है दो तरह के लेक्चर्स हैं, एक शॉर्टकट मेथड्स और एक है कंटिन्यूसली एक बुक में से इंफॉर्मेटरी लेक्चर्स। इसमें से जो वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस है इन आर्टिकल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशंस की कुछ बात करेंगे कि वेक्टर्स की जो कुछ टाइप्स हैं, क्वेश्चंस पूछने वाला किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो वो टाइप्स ज़रा नोट करें जो आम तौर पे बच्चे के माइंड में नहीं होती बातें स्टूडेंट्स लेवल पे, तो वो समझाई जा रही हैं। तो इसमें ये देखिए, बाउंडेड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर, ये तीन नाम एक ही बात है। इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज फिक्स्ड तो उसको फिक्स्ड बोलते हैं, बाकी नाम आपके सामने है। एग्जाम्पल उसकी फोर्स का वेक्टर है। अब फोर्स जहां भी आप अप्लाई करेंगे तो उसका इनिशियल पॉइंट हमें फिक्स करना पड़ता है। जैसा कि एक विंडो की रेलिंग है या आप टागा बार की बात कर लें तो हमें खींचते हुए वो रोप एक जगह फिक्स करना है, तो वो फिक्स पॉइंट की वजह से हम उस वेक्टर को बाउंडेड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड कहते हैं। इसी तरह सेकंड टाइप है ये फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल है इसकी वेट, ये ले मार्कर है, ये वेट इसका यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट अब इस आपको यहाँ नजर आ रहा है, थोड़ा इधर कर लें, इनिशियल पॉइंट बदल गया, वेट अपनी जगह उसी तरह एक्ट कर रहा है, ये वेक्टर है। यहाँ ले आए उसी तरह से ये वेक्टर है। तो इस तरह से जब इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा उसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास है एग्जाम्पल वेट की। नंबर 3 है ये स्लाइडिंग वेक्टर। स्लाइड जैसे नाम से जाहिर है वो रेलिंग ऑफ द विंडो कहा था। A vector that can be applied at any point of the body along the line of action of the vector। अब लाइन ऑफ एक्शन चेंज ना हो, वेक्टर को कहीं भी अप्लाई कर दें। वही टागा बार की एग्जांपल अगेन है कि अगर 11 प्लेयर्स हैं वो कंप्लीट रोप की लेंथ पे लगे हुए हैं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सबका एक है। जो जो फोर्स लगती जा रही है वो लाइन ऑफ एक्शन सबका एक है, उसी लाइन में लगा रहे हैं, रिजल्टेंट एक ही लाइन में आएगा। इसलिए वो एग्जांपल आपके पास आ रही है ये स्लाइडिंग वेक्टर की। उसके बाद ये टर्म चलती है पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर, इसका दूसरा नाम है। ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ पर हो, टर्मिनल पॉइंट कहीं भी हो, तो फिर ओ पी जो वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसका नाम पोजीशन वेक्टर इसलिए है कि ये उस पी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करता है, क्योंकि ओरिजिन तो एक जगह फिक्स हो गया ऐसे। अब जब ओरिजिन फिक्स हो गया, पी पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये आपको लोकेशन शो करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पी आ गया, यहाँ पी आ गया, तो आपको वो लोकेशन शो करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इस ओ ने नहीं बदलना। और साथ साथ अगर इसका ये रेडियस वेक्टर फिक्स हो जाए, इस लेंथ को फिक्स कर दिया जाए, तो ये कंप्लीट सर्कल बना देगा। यही वाली लाइन आपको रेडियस का काम करेगी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम रेडियस वेक्टर भी होता है और आर से ही इसको आमतौर पर डिनोट करते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है डायरेक्शन एंगल वेक्टर्स में यूज होती है। ये अब पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ये क्लासिफिकेशन से अब निकाल दिए गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनिंग है, बेसिक्स है, वो तकरीबन हर बच्चे को पता है। उनके एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे वो शॉर्टकट वे का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो बातें डिस्कस नहीं की जा रही क्योंकि वो बातें तकरीबन हर कोई जानता है। हाँ, इस वक्त डायरेक्शन एंगल, यहाँ कुछ टेंशन है कि एक टर्म होती है डायरेक्शन कोसाइन, एक टर्म होती है डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन नंबर। इनके मीनिंग्स क्या है, कैलकुलेशन में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है। एक टर्म है डायरेक्शन एंगल। ये वो एंगल है जो कोई भी वेक्टर एक्सिस के साथ बनाए, जैसा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अगर ये वेक्टर ओ पी है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जी एक्सिस के साथ गैमा एंगल बना रहा है, तो उस वक्त इन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल कहेंगे। और अगर इन्हीं के कोसाइन
कैलकुलेट कर लिए जाएं तो वो बनता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन। याद रखें जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है उसकी कंडीशन होती है 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन पाई। ये बीटा के लिए भी यही कंडीशन है, गामा के लिए भी यही कंडीशन है। जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है वो जिस वक्त दो डायरेक्शनें इस तरह से ली जाती है, ये हो गई एक ये हो गई, दोनों का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो फिर जो स्मॉलर एंगल होता है वो एंगल काउंट किया जाता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हटा देंगे, अब दो वेक्टरों के दरमियान एंगल 180 का हो गया यहाँ की बजाय। जब इसको थोड़ा इधर को लाएंगे ये दोनों क्रॉस कर देंगे, अब स्मॉलर एंगल इधर को आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रेंज मिलेगी 0 to 180, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा 0 से 180 के दरमियान रहेगा। इसलिए ये आपको कंडीशंस लगी हुई मिलेगी। ये कंडीशंस एमसीक्यू में काम आ सकती हैं, और अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि ये रेंज 0 से 180 के दरमियान ही क्यों होती है, तो आपको ये रीज़न बता दी है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एक हो दोनों रेस का, और फिर जो स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ज़ाहिर है जब दो लाइनें ऐसे स्ट्रेट बनेगी एंगल मैक्सिमम 180 हो सकता है, जब उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे अब स्मॉलर एंगल इधर से आ जाएगा, इसलिए वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपके पास रीज़न है। अब उन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस की कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये नोट की फॉर्म में लिखाई जा रही हैं। अगर कहीं हम यूनिट वेक्टर बना लें तो उसके कंपोनेंट बी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एक बात डायरेक्शन कोसाइंस की ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द डायरेक्शंस कोसाइंस इज ये 1। अगर इनको हम साइंस में चेंज कर दें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा इक्वल टू 2। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर वेक्टर की जगह बदलेंगे एक एंगल दूसरा एंगल, वो एंगल्स की जगह चेंज हो जाएगी, इसलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, उसकी बर्थ बदल जाएगी, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन नंबर, ये कुछ बातें हैं। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन नंबर, ये आपको इस वेक्टर से एग्जांपल मिल रही है। जो किसी भी वेक्टर के ये वाले कंपोनेंट हैं इनको डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशो कहते हैं। अगर इनका यूनिट वेक्टर बना लिया जाए वाया दिस, तो जो कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के बनते हैं इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बनता है दैट विल बी डायरेक्शन रेशो। ये कहीं जब हम एमसीक्यू समझाएंगे तो उस वक्त ये बात की जाएगी। सो दैट्स ऑल अप टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बस नहीं